सेल्यूलॉइड के सितारे। नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे श्रोताओ, इस प्रोग्राम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं फिल्म अभिनेता राजेश विवेक उपाध्याय से। आपसे बातचीत की है निम्मी मिश्रा ने। विविध भारती के स्टूडियोज में राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आपको मैं क्या कहूँ, राजेश कहूँ, विवेक कहूँ कि उपाध्याय जी कहूँ कि बाबा कहूँ कि क्या, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा। तो पहले तो हमें आप अपने ये नाम की बातें बताइए कि इतने अच्छे अच्छे नाम आपने एक साथ अपने सब कैसे रख लिए, राजेश भी, विवेक भी। माँ बाप ने तो हमारा नाम राजेश रखा। अच्छा। तो मेरी बुआ थी पीलीभीत की, उन्होंने कहा भाई राजेश नाम उपयुक्त होगा, तो माँ बाप एग्री हो गए, सहमत हो गए और राजेश नाम हो गया। उपाध्याय सरनेम था। फिर घर में मुझे बड़े बच्चा बोलते थे सब लोग। मैं बड़ा था, शादी के करीब 20 साल के बाद में पहला पुत्र हुआ। तो 31 तारीख को हुआ था, तो 31 गोलियां आसमान में दागी गई थी। अच्छा? इतना उत्सव, बड़ा उत्सव मनाया। सब राजा महाराजा जो आसपास पड़ोस के थे सब आए थे। ये हुआ कि तो आनंद है, कोई मुझे आनंद बुलाने लगा। तो मैं बचपन से बहुत कुछ किंवदंतियां अपने बारे में सुनता रहा। मैंने कहा देखो क्या है, कुछ रहस्यमय कुछ बातें लगती थी कुछ। फिर आगे चल करके जब मैं आया तो कुछ ऐसी हरकतें मैं करने लगा कि मुझे लोग कुछ कहने लगे, बड़ा बंदर है ये, बंदरगिरी करता है ये। तो मैं सुनता था, फिर मैं सोचता कि यार ये ठीक नहीं है, बंदरगिरी ये सुनना शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैं अपने को थोड़ा सहेजने लगा, थोड़ा जरा सा कॉन्शियस हो गया इस बात को लेकर के कि अभी थोड़ा ध्यान पढ़ने वढ़ने में लगाना चाहिए, बहुत हो गई मस्ती, बहुत हो गई। फिर पढ़ने में लगाने लगा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे विवेकानंद जी से, स्वामी विवेकानंद जी से मैं इतना इंस्पायर्ड हुआ कि मैंने सोचा दैनिक जीवन में अगर दिनचर्या में विवेकानंद जी को मैं सम्मिलित कर लूँ अपने विचारों में, अमल करने में। सूर्य नमस्कार शुरू कर दिया प्रारंभ में, योगासन वगैरह शुरू कर दिया, और भक्ति भावना और रस जो है, आत्मरस जो है, आत्म साक्षात्कार की कुंजी जो है, वो एकाग्रता है, इस तरह के लेख संपूर्णानंद के पढ़ने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जीवन मेरा सार्थक हो सकता है यदि मैं इसको बराबर निरंतर इस दिशा में अपने को अग्रसर करूं। जब एनएसडी में मेरा एडमिशन हुआ, क्योंकि इसमें मैंने देखा मैं ट्रॉफी ले आता हूँ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ले लेता हूँ या निर्देशक का पुरस्कार लेता हूँ, तो मेरे माता पिता भी बड़े खुश हुए, अखबारों में भी थोड़ा नाम आया। तो फिर लोगों को ये हुआ कि भाई ये अपना लाइन पकड़ लिया इसने कला का। और मैं फिर जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मेरा चयन हुआ 1971 में, तो वहाँ पे जो लड़कियां थी वो जिस तरह से मैं सवेरे उठ करके सूर्य नमस्कार करता है, शंख बजाता था मैं। अच्छा। ऐसे करके शंख पूरा उसमें गायत्री मंत्र का उसमें पाठ करता था। वो अपना शंख के अंदर ओम भूर्भुवस्सुवः स्वस्तिर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गूंजता रहे उसके अंदर। तो ये 3 बार की आवृत्ति में उसमें शंख में पढ़ता था। तो इस तरह से करते हुए मुझे बड़ा आनंद आता था। ये स्वांतः सुखाय था, ये मुझे अपने को आनंद देने की एक प्रक्रिया थी। तो उससे कुछ लोगों को कष्ट भी होता था। जो ज्यादा देर तक सोना चाहते थे उनको बुरा लगता था, और जो जल्दी उठना चाहते थे उनको अच्छा लगता था। तो लड़कियां मुझे प्रभु प्रभु बोलने लगी, और मैं चूंकि चरित्र ऐसे मुझे मिलते थे जिसमें कि मैं दाढ़ी बाल में अगर हूं तो मुझे लोग बाबा बाबा बोलने लगे। तो बाकी के जो हमारे कुलीग्स थे और जो जूनियर थे वो मुझे बाबा बोलने लगे। तो बहुत सारे नाम, मतलब मैंने तो 2 ही नामों की चर्चा की, आपके और भी बहुत सारे नाम सच में। मगर मुझे ये धरती पे आना और यहाँ पे एक ऐसे परिवार में जन्म लेना जिसमें कि माता पिता के संस्कार बड़े उच्चतम धरातल को छूते थे जी। मैं बड़ा भाग्य, अपना परम भाग्य समझता हूँ। और मुझे वाल्मीकि जी के रामायण की श्री रामचंद्र जी के द्वारा ये जो कथन है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती। मुझे लगता है कि स्वर्ग से वाकई में अपनी जननी और अपनी जन्मभूमि महान है, महानतम है।
क्या बात है। बहुत बहुत ही अच्छी बात आपने की और मैं तो एकदम सुनती ही रह गई और बातचीत में मुझे यही भान नहीं रहा कि इतना वक्त निकल गया और हमारे श्रोता आपसे बातें करना तो बहुत पसंद कर रहे हैं, पर आपकी पसंद के गाने भी तो सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहला गाना जो मैं बचपन में सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा वो ये था कि बस जैसे आत्मा परमात्मा से कह रही है, ऐसा लगता था मुझे कि कुछ भी नहीं रहेगा, बस हम तुम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो गाना और कौन ये सा? न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। बिछड़ कर चले जाए तुमसे कहीं तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं। जहाँ भी रहे हम तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। ज़माना अगर कुछ कहे भी तो क्या मगर तुम न कहना हमें बेवफा। तुम्हारे लिए है तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। ये होगा सितम हमने पहले न जाना। बना भी न था जल गया आशियाना। कहाँ अब मोहब्बत के मारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। गाना हमने आपकी पसंद का सुना राजेश जी और बातें तो बहुत सारी हैं और मैं कैसे शुरुआत करूं क्योंकि आपके नाम के पीछे ही इतनी सारी बातें हैं कि आपका पूरा व्यक्तित्व जो है वो आपके नाम में छुपा हुआ है। तो अब हम ये भी तो जाने कि आप हैं कहाँ के और जैसा कि आपने कहा कि आपके जन्म पर बहुत खुशियां मनाई गई तो राजे रजवाड़ों के से भी आपका संबंध रहा, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। हम जब पैदा हुए तो द्वितीया का चांद था आसमान में। द्वितीया का चांद बोलते हैं दूज के चांद को। जी हाँ। तो मेरी माँ मुझे कविताएं लिखती थी, मेरी माँ तो मुझे दूज का चांद बोलती थी। अच्छा। क्योंकि ये जो हाशिया सा होता है ना चंद्रमा आसमान में, शुक्ल पक्ष की द्वितीया पक्ष थी, माघ शुक्ल की पक्ष की द्वितीया थी, यानी जनवरी की 31 तारीख थी और उस समय माँ ने मुझे मतलब कहा दूज का चांद प्रकट हुआ। तो दूज का चांद जो है वो अपने यहाँ जैसे सब लोग बोलते हैं, मुसलमानों में बोलते हैं ईद का चांद, जी हाँ। तो ऐसे ही हम लोगों के यहाँ दूज का चांद बोलते हैं।
तो मैंने कहा कि चलो एक नाम ये भी हमें पता चला, अपना दूध का चांदू में। तो कहाँ से हैं आप? मैं जौनपुर, जो बनारस और इलाहाबाद प्रयागराज के बीच में एक स्थान है, जौनपुर, जो मेडुअल हिस्ट्री में मध्ययुगीन भारत की राजधानी थी। 11वीं शताब्दी में शर्की डायनेस्टी वहां पे थी और वहां से बड़ा ख्याल, जौनपुरी राग जो है, वो बड़ा ख्याल वहीं से पैदा हुआ। अरे क्या बात है। और जौनपुर सबसे बड़ा मदरसा था फारसी अरबी, जिसमें फर्रुख सियर, बहादुर, ये अपना जो सबसे बड़े दारा शिको, जो औरंगजेब के बड़े भाई थे, ये सब लोग वहां से अध्ययन करके फिर आगे चल के उन्होंने अपना सोचा कि हमको अध्यात्म में जो है दिलचस्पी हुई, और उन्होंने उपनिषद वगैरह के ट्रांसलेशन, अनुवाद फारसी में किए। अच्छा। तो वहां से मदरसे से पढ़े। तो वो एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ज़हनी एक मकतब, एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, जिसको कि सूफी और औलिया और पीर दरवेश ये सब वहां पे हुआ। बहुत बड़ा बाजार लगता था। मतलब यहां से ले करके आपके कलकत्ता से ले करके और पूरे उत्तर भारत में वो वहां की राजधानी थी। उसको सिराजे हिंद बोलते थे। और उस पे जो अकबर ने पुल बनाया था उसको सिरातुल मुस्तकीम बोलते थे। तो ये सब वो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, मेडिवल हिस्ट्री का। और श्याम बेनेगल ने मुझसे एक बार ये कहा, जिन्होंने मुझे चुना था पहली फिल्म के लिए, शशि कपूर की एज ए निर्माता थे, और उसमें इन्होंने मुझे चुना जुनून फिल्म के लिए, जो रस्किन बॉन्ड के नॉवेल पिजन ऑफ फ्लाइट्स पे आधारित था। उसमें जो चरित्र मुझे करना था, उसके दरमियान वो चरित्र तो उन्होंने सबसे पहले जुनून में दिखाया। उसमें मेरा नाम उन्होंने विवेक उपाध्याय रखा था, मैंने कोई आपत्ति नहीं की। मगर वो तब से तो बाबा 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 मुझे लोग कहने लगे। मगर उन्होंने मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जौनपुर का जो इतिहास है उस पे मैं चाहूंगा कि फिल्म बने, क्योंकि वहां बहुत ही मॉन्यूमेंट्स और जो कुछ भी स्थापत्य के नमूने हैं उन सब पे बड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है और रिसर्च करने की आवश्यकता है। और कभी मौका मिला तो मैं जौनपुर पे फिल्म बनाऊंगा। तो मुझे बड़ा गर्व हुआ, बड़ा फक्र हुआ कि वाकई में एक इतिहास की धरोहर है और उस पर श्याम बेनेगल जी ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, तो बात कहाँ से शुरू हुई थी? शुरू हुई थी कि आप कहाँ के हैं और कैसे आपने ये अभिनय का क्षेत्र चुना, और घर परिवार में आपका कौन सा नंबर है, कितने भाई बहन हैं आप, और मुंबई का रुख आपने कैसे किया? बिल्कुल, आपको सब धीरे धीरे करके मैं बताता हूँ, मुझे सब याद है। हुआ क्या कि जौनपुर में जब मैं पैदा हुआ तो मुझे एक बात का पता चला कि जौनपुर ऐसा शहर है जिसके बीच में से गोमती बहती है। लखनऊ से आती है, पीलीभीत रानीखेत से होती हुई आती है गोमुख से, और वो गोमती बीच में बहती है। दोनों तरफ शहर आबाद है। हाँ, और जहां जहांगीराबाद है ओडनगंज के पास में, वहां पे राजभवन में मैं पैदा हुआ। मेरे बाबा का मनवाया पंडित राजा राम उपाध्याय जी 52 जिलों के इंस्पेक्टर थे, मेरे जो ग्रैंडफादर थे। अच्छा। और मेरे पिताजी पंडित राज बहादुर उपाध्याय, वो जो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और एडवोकेट थे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे। और राजनारायण जी जो थे, उनके गोद में मैं खेला हुआ हूं, क्योंकि वो हमारे पिताजी के मित्र थे और मैं उनको चाचा जी बोलता था। वो घर पे आते थे, बहुत नेतागण सब लोग आते थे वहां पे, बड़े बड़े। इस वक्त तो जो है बहुत लोग रिटायर हो चुके हैं। ये जो काल चक्र है, ये जो चलता है, इसमें लोग चलते जाते हैं आगे पीछे, कब कौन कहाँ, पर हम लोग याद तो सबको रखते हैं। और जैसे कि विवेक उपाध्याय को भी, राजेश विवेक उपाध्याय को भी लोग बरसों बरस याद रखेंगे उनकी कला के जरिए। पर फिलहाल हम आपकी पसंद का एक गीत सुनना चाहेंगे। आ लौट के आजा मेरे मी, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मी, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं।
मेरा सूना पड़ा रे संगीत, मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। बरसे गगन मेरे बरसे नैन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन को, सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। गीत बहुत खूबसूरत था। राजेश जी, हम बात कर रहे थे कि आप जौनपुर में तो पैदा हुए और पढ़ाई आपकी हुई जौनपुर में ही, और बाद में आप दिल्ली आए, जैसा कि अभी आपने बातचीत में बताया। तो फिर अभिनय का क्षेत्र आपने जब चुन लिया, एनएसडी में आ गए, तो जाहिर है कि आप बहुत थिएटर की ओर झुके हुए होंगे, वही उसी से जुड़े होंगे, और बहुत आपने थिएटर किया होगा। तो थिएटर की कुछ बात बताइए। बिल्कुल। जौनपुर में रहते हुए मैंने एहसास किया कि मुझे सबसे पहले क्या बनना है, मैं भविष्य में क्या बनूंगा। मुझे लगता था मैं एक डॉक्टर बनूं, तो मैं बायोलॉजी साइड से पढ़ रहा था। तो बायोलॉजी में बॉटनी है, जूलॉजी है, तो मैं बेस्ट स्टूडेंट था अपने क्लास का। जब इंटर में मैं था फाइनल ईयर में, तो मैं राना टिगरीना, एक बड़ा मेढक होता है, उसको क्लोरोफार्म करके सुंघा करके रखा जाता है मेज पे, तो उसको डिसेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैं आए दिन प्रैक्टिकल क्लासेस में अर्थवर्म यानी केचुआ और काकरोच ये डिसेक्ट करता था। जबकि मैं ब्राह्मण था, मेरा दिल अंदर से नहीं मानता, मगर डॉक्टर होने के प्रवाह में कि मुझे होना है, मैं ये सब बर्दाश्त करता था। एक दिन वो बड़ा सा मेढक मेरे ट्रे में से, जिसको पूरी तरह से क्लोरोफार्म सुंघाया नहीं गया था, मेरे मुंह पे जंप किया। जब मैंने डिसेक्ट किया तो पूरा सब उसका अतली फतली ये वो मेरे मुंह पे ऐसा बचा से पड़ा कि मैं एकदम घबरा गया, मुझे उल्टी सी होने लगी। फिर मैंने उसी दिन सोच लिया, हे मालिक, मैं अब ये सब्जेक्ट नहीं लूंगा, कि ये मुझसे नहीं होगा। अगर बाई चांस कभी किसी आदमी को मैं इंजेक्शन लगाते हुए ऐसे को तड़प करके मेरा गला दबा के मार डालेगा मुझे, तो ऐसा सोच करके मैंने सोचा कि अब ये मैं विषय नहीं लूंगा, और मैंने वो विषय उसी रात छोड़ा। और मेरे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो बहुत दुखी हुए, कहे कि मैं ही तेरे को दिमाग में रख के पढ़ाता था, अब तू ही चला गया तो मैं भी छोड़ दूंगा। उन्होंने भी छोड़ दिया। तो इतना प्यार करते थे मुझे। मगर मैंने फिर रातों रात फिर वो आर्ट साइड लेके किसी को बताया नहीं, और फिर मैं 3 महीने के अंदर मैंने फाइनल ईयर कंप्लीट करके उसमें से निकल करके जब मैं वहां से दूसरे कॉलेज में जाने लगा, तो उसके पहले तक मेरे दिमाग में एक बात आ गई थी कि मुझे आर्ट साइड में वो भी अभिनय करना है। और सबसे पहला जो नाटक मैंने प्रयोग किया था वो था 2 कलाकार। बड़ा व्यंग्यात्मक नाटक था। मैं उसमें कवि का चरित्र कर रहा था, डॉक्टर भगवती चरण वर्मा। ये कॉलेज के जमाने की बात है? ये स्कूल के जमाने की बात है। तब मैं 10th में था। तो स्कूल में जब मैंने ये किया तो बड़ा सराहा गया उसको, और फिर उसके बाद मुझे फिर मौका दिया गया। तो उसके बाद मैंने दूसरा नाटक किया, आवाज का नीलाम। वो डॉक्टर धर्मवीर भारती का लिखा हुआ था, और उसमें मैं एक पत्रकार दिवाकर की भूमिका निभा रहा था। और वो इतनी अच्छी लगी कि उसके बाद मैंने उस नाटक को सीएमपी डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में किया, तो जिसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। नहीं, अच्छा, ये जो एनएसडी करने के बाद, ये एनएसडी करने के पहले की अवस्था है। हाँ, एनएसडी करने के बाद जो आपने थिएटर किया, उसके आपके क्या अनुभव रहे, और किन किन बड़े जो थिएटर के कलाकार थे उनके साथ आपने काम किया, तो आपने उनसे क्या सीखा जो आपके फिल्मों में या आपके अभिनय में अभी तक काम आ रहा है? बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम तो सब उन सब के ऋणी हैं, आभारी हैं, जिन्होंने कि मुझ पर विश्वास किया, मुझसे प्रेम किया, मुझे सिखाने के लिए जिन्होंने समय दिया। उसमें सर्वप्रथम मैं अपने जो प्रधानाचार्य थे, अब वो मालिक के गोद में हैं, हृदय नारायण सिंह, अपना टीडी कॉलेज जौनपुर के प्रधानाचार्य, और उसके पूर्व
जब मैं इंटर में था तो बीआरपी इंटर कॉलेज के जो बद्री नारायण श्रीवास्तव जी थे डॉक्टर, वो भी हमारे नाटक में हमको लाना चाहते थे। तो ये लोग ऐसे थे जिन्होंने सर्वप्रथम मुझे पहचाना। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में तो मैं नहीं जानता था, मैं तो जा रहा था पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए, और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए मैंने फॉर्म भरे थे, मगर वेन्यू पड़ा था रविंद्र भवन में। तो रविंद्र भवन में वो अलका जी, कामनी कौशल जी, अलका जी और जगत मुरारी जी, ये सब लोग बैठे हुए थे। और अलका जी साहब जो थे वो निर्देशक थे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के। इसके बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था, मगर मैं तो कामनी कौशल और जगत मुरारी के लिए अभिनय कर रहा था। और वहाँ पे अभिनय करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने संस्कृत में स्पीच तैयार की थी। हा वत्सराम लक्ष्मण लक्षण सर्वगात रहा पति स्थित चति, अपना प्रतिमा नाटकम का दशरथ का राम का जो वियोग का पक्ष था, उसको संस्कृत में मैंने अभी याद नहीं आ रहा, मैंने खूब अच्छी तरह से याद किया था और मरता था मैं। तो प्रतिका नाटकम भास में जब मैंने दशरथ का चरित्र किया था, वो एक याद किया था। जूलियस सीजर का एक डायलॉग था इंग्लिश में, बीवेयर राइट्स ऑफ द मार्च जूलियस सीजर करके सूटसेयर बोलता था, वो याद किया था। और एक ध्रुव स्वामी का था कि विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग लिपि पर कालमा चढ़ा देता है, ऐसे करके चंद्रगुप्त का डायलॉग था, वो सब याद किया था। तो वो सब मैंने बोला था वहाँ पे, तो बड़ी तालियां बजी थी। और उसके बाद मैंने सोचा मेरा चयन हो गया, मगर मेरा चयन वहाँ पे नहीं हो पाया। पता नहीं क्या हुआ कि फिर उसके बाद मैं बड़ा निराश हुआ कि मेरा क्यों नहीं हुआ। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में मेरा चुनाव नहीं हुआ। मगर हुआ क्या कि एनएसडी में जो निर्देशक थे इब्राहिम अलकाजी, मुझे पता चला इन्होंने चाहा है कि मैं इनके इंस्टीट्यूट में पढ़ूं, इसलिए मेरा वहां नहीं हुआ है। अच्छा। तो वहां यहाँ 200 रुपए स्कॉलरशिप थी प्रति माह, और वहां पे 60 रुपए थी, और वो भी 6 महीने बाद मिलती थी पूना में। तो मैंने सोचा एक तो आर्थिक व्यवस्था भी यहाँ पे हो जाएगी, मगर यहाँ 3 साल का कोर्स था दिल्ली में और पूना में 2 साल का था। तो मैं सोचा 3 साल कैसे कटेंगे। फिर भी मैं उनके पास गया, मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा आपकी पर्सनैलिटी थिएटर वाली, आपकी पर्सनैलिटी पृथ्वीराज कपूर। क्योंकि मैं अपने टीडी कॉलेज में शारीरिक सौष्ठव में, स्कूल के कॉलेज में मैं चैंपियन और ये सब भाग लेते हुए, मैं अपना स्पोर्ट्स कैप्टन भी था। मैं लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, जिम में जाता था, पैरेलल बार, हॉरिजॉन्टल बार, बारबेल से एक्सरसाइज करता था, और शरीर सौष्ठव में भी प्रथम आता था। यानी हर चीज़ में मेरे हर साल वर्ष में मेरे पास 25 से लेकर 36 तक सर्टिफिकेट आते थे। मतलब मैं हीरो था अपने। अरे आपके इतने सारे गुणों की जब मैं बात सुन रही हूँ, और हमारे श्रोता भी ये सोच रहे होंगे कि मैं आपसे किस बारे में ज्यादा बातचीत करूं। पर तो बातचीत तो करूंगी। हमें सब लोगों ने जो है बढ़ावा दिया हमारे। नहीं, पर अभी हम बढ़ावा देंगे आपकी पसंद के एक गीत को। बताइए कौन सा गीत? मुझे तो जब सूर्य नमस्कार में लगाता था तो सूरज की किरणों में मैं नहाना चाहता था। सूरज उगने के पहले मैं सूर्य नमस्कार लगाता था। सूर्योदय के पहले? सूर्योदय के पहले तो मैं सूरज के सारे मंत्र पढ़ता था। मित्र रवि सूर्य भानु खग पूषा हृदय गर्भ मर्ची आदि सवित्रे अर्घ भास्कर दिवाकर दिवाकर नमो नभ्याम, ऐसे करके मैं पढ़ता था। फिर उसके बाद जो है मैं सूर्य नमस्कार लगाता था। तो मुझे हरिश्चंद्र तारामती का एक गीत, जिसको कि सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठारे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटारे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना,
पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे गीत सुनने के पहले एनएसडी की, कि आपका प्रवेश हो गया एनएसडी में। तो वो जो 3 साल आपने निकाले और उसके बाद आपने थिएटर जो किया और फिर कैसे मुंबई आए, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले वहाँ जब मैं एडमिशन मैंने लिया तो यही सोच के कि पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मगर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कम से कम एक व्यायामशाला में जैसे आकर के एक जो है महारत हासिल कर सकता है कसरत करके एक जवान, एक पट्ठा जो है, उस तरह से मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करूँगा, नित्य अभ्यास करूँगा, नृत्य का, संगीत का और क्या अभिनय का, क्योंकि क्लासेस जो भी होती थी उसमें तो जितने भी हमारे संकाय थे, उनके जितने भी गुरुजन थे, नेमित चंद्र जैन जी हमको पढ़ाते थे, अपना आधुनिक मॉडर्न हिंदी नाटक पढ़ाते थे, और शांता गांधी जी हमें क्लासिकल इंडियन ड्रामा पढ़ाती थी, और हमारे अलकाजी इब्राहिम अलकाजी साहब जो थे ये हमें एशियन प्लेस पढ़ाते थे और वेस्टर्न प्लेस पढ़ाते थे। भावानुवाद उनका हम लोगों को मिलता था रूपांतर के रूप में, जिनको समय समय पे हम लोग नाटक करते थे। और अभिनय में शीला दीक्षित जी थी जो हमें पढ़ाती थीं, रीता कोठारी जी हमें नृत्य सिखाती थीं, और मोहन उप्रेती जी हमको गायन सिखाते थे। तो और हमारे अपने दादाजी थे, मेकअप दादाजी थे इंदु घोष, वो हमें मेकअप सिखाते थे। और इसी तरह से लाइटिंग में और स्टेज क्राफ्ट में पंचाल दादा और क्या कहते हैं हम अपने महापात्र दादा, ये सबों का हमारे ऊपर बड़ा स्नेह था। और सब विधा नाटक से संबंधित जो भरत मुंडी के नाट्य शास्त्र में वर्णित है उसको आज के परिप्रेक्ष्य में समसामयिक संदर्भ से जोड़ते हुए, समयानुरूप रखते हुए उसको हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था, उसमें चूंकि कॉमन भाषा इंग्लिश ही होती थी, मगर यह है कि जो भी भाषा के आप हैं, जो भी प्रदेश के हैं, क्योंकि हर एक प्रदेश से 1-2 लड़के लड़कियां चुने जाते थे। तो हम प्रदेश से जब चुने गए थे तो हम जौनपुर से चुने गए थे, उत्तर प्रदेश से, तो वहां से एक लड़की और चुनी गई थी अलीगढ़ से, वो सबा जैदी थी। वो सबा जैदी थी जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा। तो वो हमारे क्लास में थी। और महाराष्ट्र से रोहिणी ओक चुनी गई थी, वो रोहिणी हतंगड़ी। तो इस तरह से, और रतन कुमार थी मणिपुर के थे जो बाद में निर्देशक भी बने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के, तो वो हमारे क्लासमेट थे और रूममेट भी थे। तो इन लोगों के सानिध्य में रहते हुए हमने, और अलका जी के निर्देशन में सबसे पहले वहाँ जितने भी नाटक किए, तो उसमें उनको इंदिरा गांधी जी से परमिशन मिल गई थी, जो हमारी प्रधानमंत्री थी उस वक्त, पुराने किले में। तो वहां पे अश्वत्थामा का चरित्र मैंने निभाया था अंधा युग में, डॉक्टर धनवीर भारती। हाँ। तो राज बब्बर 4 दिन करते थे अश्वत्थामा, 4 दिन मैं करता था। अच्छा। फिर मतलब ये एनएसडी के जमाने की बात है। एनएसडी जमाने की बात है। उस समय हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे, सेकेंड ईयर में थे, तो ऐसे धीरे धीरे, और जो अपने क्लास के प्लेस होते थे, कंपटीशन के लिए होते थे या एग्जाम के पर्पस के लिए होते थे, उसमें भी हमको सिलेक्ट किया जाता था। सीनियर स्टूडेंट्स हमें सेलेक्ट करते थे अपने प्लेस में, हमको मौका देते थे फर्स्ट ईयर से ही। अच्छा। तो लोगों को ये होता था कि फर्स्ट ईयर में आते ही इनको काम मिलना शुरू हो गया। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और इस प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता राजेश विवेक उपाध्याय। आपसे बातचीत की है निम्मे मिश्रा ने। मैंने सोच लिया था कि जब मैं फिल्मों के लिए कोशिश करता था, मैंने सबसे पहले 1962 में जब
यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट कंटेस्ट जब मैं हाई स्कूल में था तो मैंने एक फॉर्म भरा था जिसमें कि धर्मेंद्र का चुनाव हुआ था, मुझे नहीं बुलाया गया था। फिर 1965 में मैंने जब फिर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट कंटेस्ट को प्रतियोगिता के लिए अपना आवेदन पत्र किया तो हमको नहीं बुलाया गया और राजेश खन्ना का चुनाव हुआ। मैं समझ गया मेरे में कोई गलती, मूलभूत कुछ त्रुटियां हैं जिनको मुझे दूर करना पड़ेगा। तो मैं थिएटर में इस तरह से ज्वाइन करते करते आगे बढ़ते हुए फिर मैंने सोच लिया कि पुनः फिल्म शूट में भी नहीं हुआ तो मैंने सोच लिया ऐसी की तैसी फिल्म वालों की, अब फिल्म वाले मेरे पास आएंगे, मैं फिल्म वालों के पास नहीं जाऊंगा। अच्छा, ये निश्चय करके मैंने सोचा पूरा जीवन थिएटर को समर्पित कर देंगे। आंगिकम भुवनम यस्वाचिकम सर्वांगमयम आहार्यम चंद्रतारादितम नुमः सात्विकम शिवम। अभिनय दर्पणम का ये श्लोक जो प्रोस्पेक्टस है नेशनल ऑफ ड्रामा का उसके एकदम ऊपर लिखा रहता था, जो मुझे कंठस्थ रहता था, जिसको मैं हर पल कोशिश करता था कि इसको हृदयंगम करूं, आत्मसात करूं। ये सात्विक अभिनय की परिभाषा लिखी थी नंदिकेश्वर ने अभिनय दर्पणम में। तो मैं चाहता था कि मुझे साक्षात शिव के दर्शन हो। मैं शिव का मतलब भक्त हो गया था इस मामले में कि नटराज की कला मुझे उसका एक अंश भी मिल जाए। तो इस अभिनय कला के प्रति इतना समर्पण जो था, मुझे चाहता था कि मैं वो महान महान चरित्र करूं, मगर मुझे कभी ऐसी स्क्रिप्ट मिली नहीं है। इब्राहिम अलकाजी का मैं बड़ा ऋणी हूं इस मामले में कि उन्होंने मुझे सही माने में जो चाल ढाल थिएटर की होनी चाहिए, एक्ट पूरा प्रकाश की व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए, इकोस्टिक को नजर रखते हुए, और जो 5000 पंक्ति में जो पीछे दर्शक बैठे हैं बिना विदाउट माइक वहां तक संप्रेषण करना अपनी आवाज का, ये सब हमको अलकाजी साहब ने सिखाया वहां पे और मैं उसमें दत्चित होकर लगा। तो सबसे बड़ा मैं आभारी हूं। बीच में डॉक्टर शिवराम कारंत यक्षगान के बड़े सुप्रसिद्ध जो हैं, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था साहित्य के ऊपर, वो आए थे, बीवी कारंत जी उनके साथ थे। तो उसमें हमें परशुराम का चरित्र किया था ये भीष्म विजय में। तो उनसे भी मुझे बहुत जो है तकट धीमी तकिटा, ये जितने भी अपने बोल थे इस पे नाचना होता था मुझे, वो सब मुझे याद करना पड़ता था। तो मतलब आपको, मुझे ऐसा लगता है स्मरण शक्ति जो है वो बहुत तेज है। नहीं, हमारी स्मरण मतलब आपको बहुत सारी बातें बिल्कुल कंठस्थ हैं, और जो आपने पढ़ाई के जमाने में, एनएसडी के जमाने में, कॉलेज के जमाने में, और अपने सभी शिक्षकों के, प्रिंसिपल के, सबके नाम याद है। हाँ बिल्कुल। तो थिएटर के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आपको आपके जो संवाद हैं और जो भी कुछ है कंठस्थ करना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता है सच में। तो ये आपने अपने में जागृत की स्मरण शक्ति पे जोर देने के लिए कुछ विशेष, और जैसे कि आप ये अपने स्वास्थ्य के लिए और ये सूर्य नमस्कार करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, इसका कहीं आपको बहुत फायदा मिला? बहुत लाभ मिला, परम लाभ मिला। मुझे इतना लाभ मिला कि मैं सोचता था कि मैं सच में धन्य हूं कि मैं इस मातृभूमि, इस जननी पे आके, मेरी माँ ने मुझे जो संस्कार दिए, मेरे पिता ने जो मुझे संस्कार दिए, जो मैंने इस धरती पे आकर के जो कुछ सीखा है, इस धरती पे आकर के जो कुछ भी मैंने ग्रहण किया है, जो कुछ भी प्राप्त किया है, उसकी स्मृति में जाना ही अभूतपूर्व घटना हो जाती है। तो अभी इस स्मृति में आप अगर जा ही रहे हैं तो वहां से एक ढूंढ के अच्छा सा गाना भी ले आइए। माँ, स्मृति में माँ याद आती है। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे, ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे।
साथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी। कहते हैं तेरी शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी हो, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी संसार की दौलत क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। आपको फिल्म में पहली बार मौका कैसे मिला, और जैसा कि हम आपको इतने अभिनय में देखते आ रहे हैं और आपका एक दरवेश वाला जो रूप है वही हमारे सामने बहुत आया, और मुझे ऐसा लगता है आपकी और जो बहुत सी प्रतिभा है वो कहीं उसके नीचे दबकर रह गई। तो शुरू से लेके हमें ये बताइए कि आपको ये रोल कैसे मिला, पहला काम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आपने पकड़ा। ये श्याम बेनेगल ने सबसे पहले मेघदूत ओपन एयर थिएटर था, उसमें हम कर रहे थे बेगम का तकिया नाटक, रंजीत कपूर ने डायरेक्ट किया था और मैं उसमें दरिया शाह का चरित्र निभा रहा था और मेरे से ही नाटक शुरू होता था। पंडित आनंद कुमार का लिखा हुआ उपन्यास था जिस पे ये नाटक आधारित था। तो वो बड़ा त्रिकालदर्शी है, वो एक तरह से कृष्ण का जो है वो चरित्र है समझ लीजिए, मगर दरिया शाह नाम था उसका। और उसके साथ कचरा शाह था जो उससे पूछते रहते थे। तो पहला जो डायलॉग होता था दरिया शाह का वो होता था अलग अल्लाह। तो साईं बाबा की तरह वो अपने आप चिलम लिए हुए उसमें ऐसे करके लेते थे, लपक निकलती थी, लपक ही लाइट का सोर्स होती थी। अच्छा। तो वो परफॉर्मेंस जो थी विभिन्न स्तरों पे सूत्रधार के रूप में भी और जगत में जो हो रहा है उससे भी जोड़ते हुए और आगे नाटक में क्या होगा और क्या हो चुका है इस सब पे उसकी व्याख्या चलती रहती थी उस चरित्र की। अब हाँ, मैं बीच में आपको टोकना चाहूंगी वो ये कि जैसे ही आप अभी स्टूडियो में आए ना, मैं आपसे बातचीत करना शुरू करने वाली थी, तो आपका जो रूप मेरे सामने था वो वही दरवेश वाला है। हाँ, बिल्कुल। उसमें मैंने राजेश विवेक उपाध्याय को ढूंढा। हाँ, तो सच में वो दाढ़ी बाल मेरा अपना था, मुझे लग रहा है कि मैंने बढ़ाया था। अच्छा, वो आपकी मेरा ओरिजिनल दाढ़ी बाल था, काफी बड़े बाल थे मेरे मजनू की तरह। तो वो कब तक रहे आपके? वो जब तक ऐसी सी परफॉर्मेंस मिलती रही, जैसे कि रजिया सुल्तान में शेखुल इस्लाम कर रहे हैं या नजीब कर रहे हैं तुगलक में, या अश्वत्थामा में भी उसको ट्रिम उरिम करके थोड़ा छोटा कर लेता था। और दरिया शाह में तो काफी बड़ी हो गई थी जिसको मैं रंगता था बाकायदा और सफेद करता था। तो उसको श्याम बेनेगल ने देखा, उनको पसंद आया और सब लोग वाह वाह करते थे ऑडियंस में बैठ करके। जब भी मैं एक डायलॉग बोलता था और तस्बीह हाथ में होती थी उसके साथ बड़ा खेलता था और बड़े इत्मीनान से बोलता था। तो श्याम बेनेगल ने आके मुझसे कहा कि मैं आपको अपनी फिल्म में चाहता हूं कि आप काम करें। मैंने कहा आप विवेकानंद से परमिशन ले लीजिए और वो अगर दे देते हैं तो मुझे मेरा बड़ा सौभाग्य कि मैं आपकी फिल्म में काम करूं। मैं तो आपके ऐसे निर्देशक के अंडर में काम करना चाहता हूं। तो वो पहली फिल्म थी मेरी जुनून में, जिसमें कि वो उल्टा था उसका चरित्र। वो तो बहुत जमीन पे था दरिया शाह, मगर ये जो चरित्र मैंने इनकी फिल्म में किया था, जो शशि कपूर की पहली फिल्म थी जुनून, इसमें श्याम बेनेगल ने मुझे जो चरित्र दिया था उसको हाल तारी होता है, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन उसकी ऑलमाइटी से होती है। मतलब ऊपर जो है वो बड़ा अटपटा बोल रहा है मेरा महबूब, पता नहीं क्या बोल रहा है, लाली मेरे लाल की जिते देखो तितला, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल, ऐ माज रंग मैंने पीर पाया निजामुद्दीन औलिया करके गाना कव्वाली हमारे पे सुनाई जाती थी और मैं उसमें नाचता था। और बीच बीच में अपना माली आवत देके कलियन करे पुकार, फूली फूली चुन लिए काली हमारी बार, कबीर साहब के कपलेट्स बीच बीच में दोहे बीच में बोलता रहता था और पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया था उस रोल में मैं।
हमको तो नसीर ने गले में उठा करके और नाचना शुरू कर दिया आप शॉट के बाद, और कहने लगा कि पता नहीं तुमने क्या नशा किया, मेरी तो समझ में नहीं आता इतना बढ़िया कैसे कर दिया। मैंने कहा बिना नशा के, ये नशा ऊपर वाले ने पैदा किया हमारे अंदर और वो मैंने किया है। तो ये जो आपका पहला ये जो फिल्म में प्रवेश था और वो एकदम सितारा, जिसको कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा सितारा देख लिया था लोगों ने, और जमीन से आसमान तक जिसकी नजर थी, और उसको पाके सब इतने खुश हो गए थे कि बस उसी की चर्चा पूरे इंडस्ट्री में चली, और फिर कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये एक्टर है, चाहे वो राज कपूर साहब हो, चाहे वी शांताराम जी हो, चाहे वो ताराचंद बड़जात्या जी हो, चाहे सत्यजीत रे तो मानते थे इस बात को, और वो कहते थे अगली फिल्म में तुम मेरे नायक रहोगे, और कंधे पे मेरे हाथ रखा था। वहां जापान डेलीगेट्स आए थे, मुझे बड़ा फक्र, बड़ा गर्व हुआ था कि वाकई में मुझे हिंदुस्तान के नामचीन लोगों ने बहुत सराहा और सर आंखों पे बिठाया। मतलब वो मेरे जीवन के वो अभूतपूर्व क्षण थे, उनको मैं कभी भूल नहीं सकता। हाँ, तो नहीं, अपने आप में पहली बार आपको काम मिला और इतनी अपार सफलता तो उससे तो अच्छा, पूरी दुनिया के डेलीगेट्स को बुलाया था विज्ञान भवन में देखने के लिए। फिल्म की ओपनिंग थी जुनून की, राष्ट्रपति ने 3 घंटे बैठ के फिल्म मतलब वो जुनून ही था, वो जुनून था, पूरा जुनून था, और उस जुनून को सर आंखों पे रखा था लोगों ने। इसी जुनून में एक प्यारा सा गीत सुन ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा वाला? ऐ माज रंग है मैंने पीर पाया निजामुद्दीन औलिया। आज रंग है हे मां रंग है, आज रंग है हे मां रंग है, आज रंग है हे मां रंग है, मेरे महबूब के घर रंग भरी हो, मेरे महबूब मेरे महबूब के घर रंग है मेरे महबूब। मैंने पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, मैंने पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, मैंने पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन औलिया, अलाउद्दीन औलिया फरीदुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन औलिया फरीदुद्दीन दूसरी फिल्म मेरी जो थी वो रिचर्ड एटनबरो गांधी फिल्म के जो निर्माता निर्देशक थे, वो आए हमारे क्लास में स्टूडियो नंबर 1 में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रविंद्र भवन में, और उन्होंने एक लड़की को छांटा, वो थी रोनी
कस्तूरबा के लिए, फिर मुझको छांटा। मैं उनके गांधी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक चरित्र, जो कि थोड़ा ग्लिम्स के रूप में खाली एक थोड़ा सा अपनी झलकी दे करके लुप्त हो जाता है शुरू के सीन में, उसके लिए उन्होंने पूछा। मुझे बाद में पता चला कि थोड़ा ऐसा सीन था, मगर वो क्लीन शेव था, उसमें खाली मुस्टैच थी, बिल्कुल डिट्टो राजेंद्र प्रसाद बना दिया गया था मुझे। और मैं बड़ा हैरत हुआ कि क्या आदमी है कि इसने सोचा कि मेरी शकल सूरत का ढांचा कुछ हड्डी का या मुंह का शेप कुछ ऐसा मिलता है कि अगर मूंछ लगा दें और बाल इस तरह से कर दें और ऐसे दुपट्टा लगा करके एक ओवर जिसको कहते हैं बंद गले का कोट पहना दें, तो मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चरित्र गांधी में कर सकता हूँ। मगर वो इस क्लास में आके उन्होंने जब ये चरित्र मुझसे कहा कि ये करना पड़ेगा, तो मैं बड़ा खुश हुआ। और मैं फिर उसके बाद वो चरित्र मैंने किया और वो गांधी में प्रिजर्व है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि इतने दाढ़ी बाल के बाद मुझे मिला। मगर वो चूंकि नोटिस नहीं हुआ, क्योंकि गांधी वो बेन किंग्सले की परफॉर्मेंस और कस्तूरबा गांधी, रोहिणी हट्टंगडी की परफॉर्मेंस, मार्टिन शीन और ये जितने भी उसमें दिग्गज लोग थे, सईद जाफरी और एक पद्मश्री, ये सब लोगों की परफॉर्मेंस के आगे वो परफॉर्मेंस तो जरा सा एक जैसे कहते हैं जुगनू की तरह आई थी, चली गई थी, तो उसलिए नोटिस नहीं की गई। मगर उसके बाद फिर क्लीन शेव में मुझे शत्रुघ्न सिन्हा, जो उनकी पहली फिल्म थी कालका, उसमें मुझे चीफ इंजीनियर कोल माइंस का जो है रोल मिला, चीफ इंजीनियर ऑफ कोल माइंस। धनिया देर बाद में मैं क्लीन शेव में था, वो छोटी सी मुस्टैच थी और ही वाज द मतलब कि लाइक ए गवर्नर, बॉस था। और उसके लिए लोकसेन लालवानी, जो सबसे बड़े उस वक्त डॉक्यूमेंट्री मेकर थे, ओम नमः शिवाय वगैरह उन्होंने फिल्में बनाई थी, जिसमें मल्लिका सारे भाई वगैरह इन लोगों ने नृत्य किया था और बहुत सुंदर फिल्म बनाई थी। उन्होंने मुझे चयनित किया था उस चरित्र के लिए और फिर मुझे परमिशन लेकर के वो फिल्म करके मैं आया। वो फिल्म भी सुपर डुपर फ्लॉप हो गई, क्योंकि उसकी जो स्क्रिप्ट थी उसके साथ बहुत ही जैसे वो नहीं किया गया, एक न्याय नहीं किया गया। तो उसकी वजह से वो फिल्म, मैं तब उस वक्त जोशीले, शेखर कपूर की जोशीले कर रहा था अपना लद्दाख में, उसमें दाढ़ी बाल में, अपने दाढ़ी बाल में जोगी ठाकुर, जोगी ठाकुर कि हम हैं जोगी ठाकुर, हम जेल में चकरिया पीसत रहे या तुम खेत खलिहान जोरू बच्चा सब बटोर के बैठे हो। तो अच्छा, हमको जोगी ठाकुर जोगी ठाकुर जोगी ठाकुर ये बड़ा जावेद अख्तर साहब ने हमको तसव्वुर किया। जो आज के सबसे बड़े लिरिक्स हैं, आज के सबसे बड़े जो गीतकार हैं इस वक्त आज की हिस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, जावेद अख्तर, इन्हों उस वक्त ये सलीम जावेद के साथ मतलब इनकी जोड़ी थी। और ये जब स्प्लिट हुए तो फिर इन्होंने हमारे लिए जब स्क्रिप्ट लिखी, स्पेशली हमारे लिए वो कैरेक्टर इजाद किया उन्होंने, तो शेखर कपूर हमें उनके पास लेके गए थे और कादिर खान इसके लिए साइन कर लिए गए थे। और कादिर खान को इन्होंने कह दिया कि बस अब हमको जो जिसकी तलाश थी वो हमें मिल गया है। अच्छा। और करके फिर उन्होंने देखा दाढ़ी बाल मेरी और जला हुआ, मैं 103-4 टेम्परेचर था, मैंने कफन बांध रखा था कि अब ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं फिल्म इंडस्ट्री में फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। और उस जलवे को देख के उन्होंने कह दिया आप बताइए किस तरह का किरदार करेंगे, पूछा मुझसे। हॉलीडे इन की बात है, मुझे शेखर कपूर लेके गए थे अपने घर से, मुझे पता चला था कि मेरी तलाश है मेन विलन के लिए। तो मैंने कहा जमीन के जर्रे से लेके आफताब यानी सूरज तक कोई भी जिंदा मुर्दा किरदार जो आप तसव्वुर कर सकते हैं वो कर सकता हूं मैं। अच्छा, यही बोला कि जमीन के जर्रे से लेके आफताब तक कोई भी जिंदा मुर्दा किरदार जो आप तसव्वुर कर सकते हो। तो इसी बड़े से प्रभावित। फिर उन्होंने कहा आपको दिलीप साहब कैसे लगते हैं? मैंने कहा वो बड़े बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा आपको अमिताभ बच्चन कैसे लगते हैं? मैंने कहा वो छोटे बच्चे हैं। तो मतलब मैं अपने आप को समझता था कि सबसे ज्यादा अनुभव मुझे है, सबसे ज्यादा मैंने जाना है, ये लोग क्या जानेंगे। मैं तो यहाँ पे आकर के मर गया हूँ, खप गया हूँ, मैं फिर पुनर्जीवन मुझे मिला है, तब मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा। मैं वहां तक चला गया, गोदावरी दुर्गम स्थान तक, और उसके बाद नासिक में त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करके जब मैं लौटा हूं तब जाके मुझे पुनर्जीवन मिला, ऐसा मुझे लगा था। क्योंकि यहाँ पे फूड पॉइजनिंग हो गई थी और मैं बिल्कुल ऐसा बताया नहीं किसी को, मैं बिल्कुल मर गया था। 7 दिन तक खाली मैं नारियल पानी पी करके अपना ओम नमः शिवाय करता था। राधा स्वामी दयाल के दया राधा स्वामी सहाय करता था। यानी जो माम ने मंत्र दिया था वो बोलता था, जो पिता ने मंत्र दिया था बोलता, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, ये बोलता था। अच्छा, अभी ये तो हो गई पुरानी बातें। अब हम अभी की कुछ बात करें कि अभी तो आप कई रूपों में आ रहे हैं और बहुत पसंद किए जा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात हम करते हैं, उससे पहले एक गीत सुन लेते हैं। हाँ। गीत कौन सा?
प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। तुम ही कहो इस राह का मीत न बदलेगा कभी। प्यास टूटा साच छूटा चाँद न चमकेगा कभी। फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है। अच्छा, आप जब इतने पर्दे पर आ चुके हैं, छोटे पर्दे पर भी काम किया, बड़े पर भी काम किया, तो अभी आप जैसे पब्लिक में कहीं जाते हैं तो लोग आपको किस तरह पहचानते हैं, क्या कहते हैं? जब मैं दाढ़ी बाल में था और मैं रास्ता पार करता था या सड़क पार करता था या कुछ खरीदने जा रहा हूँ, शॉपिंग करने जा रहा हूँ, और किसी ने, बच्चे ने, चाहे वो टपोरी क्यों ना मुंबई का, वो अगर मुझे पहचान लेता था तो अगर मैं बैठा हुआ हूँ मान लीजिए कार में और शूटिंग के लिए जा रहा हूँ, अखबार पढ़ा रहा हूँ, तो भीख मांगने के लिए एक तरह मुद्रा बना के टेढ़े मुंह करके ऐसे मांगता था, तो मैं उससे सोचता था कि नकल कर रहा है, ये असली नहीं है। उसका मुंह मैं टेढ़ा करके बनाता था तो वो मुझे सोचता था कि ये आदमी को कहाँ देखा है, तो कहता था अंकल जरा आंख ऊपर तो करो, तो मैं आंख ऊपर कर देता था उसके लिए, तो वो पहचान करके फिर टीना मीना ये बीना पीना सिंकी उनकी सबको इकट्ठा करके, और फिर जो धमाल होता था हमारी गाड़ी के चारों तरफ। बाल दाढ़ी की बात करता हूँ आपको, जोशीले के, जोगी ठाकुर के जमाने की, वीराना के जमाने की, वीराना हिट फिल्म थी हमारी। वीराना जो थी वो हिट फिल्म थी और उसमें वीडियो आया था, उसमें भी उसने हिट किया था और थिएटर में भी हिट किया था। आज तक की सबसे हॉरर फिल्म में, हिंदी फिल्म में वीराना टॉप पे गई। अच्छा, और ये क्लीन शेव के बाद अभी कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का? ये क्लीन शेव तो मेरे लिए समझ लीजिए कि बहुत एक बड़ी राहत, जिसको कहते हैं मसरत, जिसको कहते हैं बड़ी शांति मुझे मिली है कि, और आपकी ताकत हो गई है 5 के बराबर। हाँ, 5 जो है, वो कहते हैं कि 5 जो है वो हर एक के हाथ में ये इंगित करती हैं उंगलियां कि 5 तत्व हैं और पंच परमेश्वर है और पंचामृत है। क्या बात है। हाँ, मगर उसको बड़ी खूबी से इन्होंने 5 पांडव से करके और 5 उंगलियां करके और गाल पे रपाटा मारेंगे तो कितनी कार्बन कॉपी छपेगी। सबका उत्तर 5 है। और हुकवा कितने का है? 5 का। मैंने 6 में बेचा था। कुबलुआ करने के बाद भी बाप तेरे कितने? 5। तो फौरन क्या कहते हैं, वो लड़कियां हंस पड़ती ही, तो मैं कहता हूं नहीं 1। मेरा बाप 1 है। तो ये रियलाइज करवाना, एक आदमी को कैसे सुधारना, ये पर्पस था 5 का। ये 5 का पर्पस था कि एक दुकान विक्रेता को जो 5 रुपए की चीज 6 रुपए मिलता है, उसको कैसे सुधारा आमिर खान के जो चरित्र उन्होंने निभाया उसके जरिए। तो ये एक बड़ी बात थी और ये इतनी पंच की, और ये 5 का पंच जो था वो वाकई में जो था वो सबसे बड़ा पंच हुआ। मतलब कि आज के जितनी भी एड फिल्में आ रही उनमें सबसे बड़ा पंच था। और बच्चा जो छोटा सा, जो कि गोद में बैठा हुआ बाप के, जिसको बारे में मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूं, और सामने एक पत्रकार बैठा हुआ है और वो मुझसे इंटरव्यू ले रहा है मराठी, गुजराती, हिंदी पेपर के लिए, और मैं दे रहा हूं। तब तक मुझे लगा कि किसी ने मुझे स्पर्श किया यहाँ पे, तो मैंने देखा तो छोटा सा बच्चा है, तो मैंने उससे पूछा क्या बात है, बोलो। तो वो कहता है उंगली हटा के 5।
मैंने पूछा उसके बाप से कि भाई इसकी उम्र क्या है। हाँ। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना छोटा बच्चा गोद में बैठा हुआ 5 बोलता है, मुंह से उंगली दिखा करके, मेरी आंख में आंख डाल करके, कितना कॉन्फिडेंस है इसको, ये मुझे किस तरह से पहचानता है। मैं तो समझा कि सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरा दुनिया का मुझे अभी मिला इस पल। हाँ। वो कहता है, उसका बाप कहता है ये अभी 2 का पूरा नहीं हुआ है। अरे मैंने कहा 2 का पूरा नहीं हुआ मगर 5 तो आंख में आंख डाल के बोलता ही। तो अच्छा। ये कॉन्फिडेंस मेरे में जो दिया वो आशुतोष गवारकर ने दिया, आमिर खान ने दिया। मेरे में पहले भी कॉन्फिडेंस था, मगर 5 को सब्जेक्ट लेके क्लीन शेव में जो कॉन्फिडेंस मेरा एड फिल्म में आया, इसके लिए मैं आशुतोष आभारी, आशुतोष गवारकर और आमिर खान का, स्पेशली प्रोडक्शन का, सब लोगों का, और अपने उस परम पिता परमेश्वर जो परम साक्षी हैं उनका सबसे ज्यादा आभारी हूं कि जिसके चलते मुझे इतना रिकॉग्निशन क्लीन शेव में आते ही मिला। और अब मेरे पास, मैं कोई सीरियल नहीं कर रहा हूं, कोई फिल्म नहीं कर रहा हूं, खाली ऐड कर रहा हूं। अच्छा। खाली ऐड, और वो भी क्लीन शेव में। किसी में 5 रुपए छूट है तो वो मेरे पास आ रहा है, किसी का नमक का नंबर 555 है तो वो मेरे पास आ रहा है। तो अभी स्मृति मल्होत्रा के साथ भी एक मैंने किया है, जो कि कभी सास में कभी बहू थी की नायिका है तुलसी, उनके साथ ये भी किया। वो घर की मालकिन है, मैं दूध वाला हूँ। आवाज आपकी शुरू से ही ऐसी है या इसके लिए आवाज को भी कल्चर करने के लिए आपने कुछ खूब अभ्यास किया। मैं 4 बजे सवेरे उठ करके मैं थिएटर में जा करके और आवाज में नीचे से सा रे ग म प ध नी सा, सांस रोक के और फिर पूरा भर के नीचे वाली ऑक्टेव, बीच वाली ऑक्टेव और ऊपर लता मंगेशकर जी की ऑक्टेव, गीता दत्त वाली ऑक्टेव, उसको भी। क्या बात है, करता था। तो ये देखते थे अलका जी तो बड़े निहाल होते थे, कहते कभी मुझे कुछ प्रेजेंट करते थे, कभी कुछ प्रेजेंट करते थे। क्या मैं बात है। अब समझता था कि मुझे वाकई में, अगर मैं समर्पित नहीं हूं, तन मन धन मेरा न्यौछावर नहीं कला के प्रति, तो फिर मेरा रहना बेकार है। और जरा सा भी एक पल भी आलस से करूंगा मैं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। तो मैं आलस से करता ही नहीं था। अच्छा, ये तो अभी इतना हो गया, आपको बहुत सारी सफलताएं मिली और आप उससे मतलब जाहिर है खुश भी हैं। बहुत खुश हैं। राजेश विवेक उपाध्याय, आप हमारे स्टूडियो में आए, विविध भारती के, इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, पर समय क्योंकि हमारे पास सीमित है इस कार्यक्रम का, बातें अभी और भी बहुत बाकी हैं, पर इतनी बातों को सुनने के बाद भी हमारे श्रोता बहुत प्रसन्न हुएंगे और बहुत कुछ जाना होगा उन्होंने आपके बारे में। तो चलने से पहले हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से, हमारे विविध भारती परिवार की ओर से और हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपको ऐसे ही अनेकानेक रूपों में पर्दे पर देखते रहें और आपके मंगलमय भविष्य के लिए फिर से एक बार शुभकामनाएं। हमारी भी हार्दिक आत्मीय शुभकामनाएं आप सबको। धन्यवाद। धन्यवाद। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप फिल्म अभिनेता राजेश विवेक उपाध्याय से निम्न मिश्रा की बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया दीपक कुलकर्णी ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।